हाय बच्चों, वेलकम टू द चैनल ऑफ B2E लर्निंग। सो आज की वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे कि आपने अगर एम्स BSc नर्सिंग का फॉर्म भरा है तो अब क्योंकि आपके नीट का एग्जाम हो चुका है, आपके पास टाइम है उसका सिलेबस पढ़ने के लिए। तो आपको इस वीडियो में फटाफट से मैं बताऊंगी कि उसके लिए आपको सिलेबस क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, कट ऑफ के लिए आपको लगभग उसमें से कितने मार्क्स चाहिए, ऑनलाइन होगा पेपर या ऑफलाइन होगा, एंड एवरीथिंग जो भी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए वो हम जल्दी जल्दी से इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले समझो कि BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल अलग अलग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल अलग अलग कोर्सेज होते हैं। BSc नर्सिंग में सिंपली नर्सिंग का कोर्स किया जाता है और पैरामेडिकल के अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जितने लिखे ना इससे भी ज़्यादा कोर्सेज होते हैं जिसमें आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उनका कोर्स करते हैं। अब हम मेनली फोकस करते हैं BSc नर्सिंग के ऊपर। तो बेटा BSc नर्सिंग की अगर हम बात करें ना तो ये BSc नर्सिंग एक कोर्स है जो बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे, ध्यान से सुनना मेरी बात, BSc नर्सिंग में कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो BSc नर्सिंग नीट स्कोर के बेसिस पर कराते हैं। आपको बस उनका रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे राजस्थान में जब RUHS का आएगा आपके लिए नोटिफिकेशन तो मैं आपको बताऊंगी आपको अगर वहाँ से BSc नर्सिंग करनी है तो। बट अगर आप BSc नर्सिंग एम्स से करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया किसी भी एम्स से अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो नीट स्कोर के बेसिस पर एम्स BSc नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलता है बेटा। उसके लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज फॉर एम्स BSc नर्सिंग, जो एम्स पार PAAR नाम से एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जो आपने ऑलरेडी फिल किया होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, आपने अगर एम्स पार, एम्स PAAR इस नाम से बेटा फॉर्म आता है, एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जिसमें अगर आपको BSc नर्सिंग करनी है तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब इसमें आपके पास ऑप्शन आती है, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए एम्स पार की अगर हम बात करें बेटा, एम्स PAAR जो फॉर्म आता है उसमें आपको ऑप्शन मिलती है कि आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं और उसमें एक होता है बेटा ऑनर्स। ठीक है, सिंपली जैसे BSc ऑनर्स होता है बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, साइकोलॉजी में, वैसे ही BSc ऑनर्स नर्सिंग में। ठीक है, अब ये आप डिफरेंट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं और एम्स से भी कर सकते हैं। कई कॉलेजेस में नीट के बेसिस पर एडमिशन मिलता है और कई में, जैसे कि एम्स में अलग से एग्जाम होता है, एम्स PAAR का आपको फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म भर के उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, आप उसमें से कौन सा चूज कर सकते हैं। BSc नर्सिंग आपको ऑनर्स करना है। ठीक है, बट ये वाला जो पॉसिबिलिटी है बेटा, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। BSc ऑनर्स नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं एम्स में। ठीक है, एम्स में BSc नर्सिंग ऑनर्स सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, आप में से जितने लोगों ने भी किया होगा। एक आता है बेटा BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग में ही। ठीक है, ये 12th पास के लिए नहीं है, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि आप में से ज़्यादातर बच्चे जो ये वीडियो सर्च कर रहे होंगे या जो कॉल्स पे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप में से B2E लर्निंग के भी बहुत सारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, तो वो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, इसके लिए कुछ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करने वाली हूँ इस टाइम पर। आपने गर्ल्स ने ये भरा होगा और बहुत सारे लड़के हो सकते हैं जिन्होंने एम्स से पैरामेडिकल कोर्स भरा होगा। तो जब एम्स पार्क 2024 का आपने एप्लीकेशन फॉर्म आया होगा, फिल किया होगा, तो आपके पास 3 चॉइसेस होंगी। लड़कियों के पास एक चॉइस रही होगी BSc ऑनर्स नर्सिंग की, या फिर पोस्ट बेसिक की जो आपने 12th पास में चूज नहीं किया होगा, या फिर पैरामेडिकल की। और लड़कों के पास ये ऑप्शन नहीं रही होगी, लड़कों के पास ऑप्शन रही होगी पोस्ट बेसिक की, जो कि 12th पास में आपको चूज नहीं करने को मिला होगा, एंड आपने चूज किया होगा पैरामेडिकल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, तो आप देखो ये जो BSc नर्सिंग ऑनर्स है, हम इसके बारे में बात करेंगे, विच इज ओनली फॉर गर्ल्स। हम पोस्ट बेसिक वाले को छोड़ देते हैं बेटा, इसमें कुछ और कोर्सेज ANM या GNM क्वालिफाइड होना चाहिए, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होता है ये, पर ANM या GNM के बाद ही आप BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक कर सकते हैं, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। ये जो पोस्ट बेसिक होता है ना BSc नर्सिंग, ये 2 साल का कोर्स होता है, जबकि BSc नर्सिंग ऑनर्स बेटा 4 साल का कोर्स होता है।
ये वाले कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक कोर्स एम्स पार का ही फॉर्म भर के मिलता है अपने को, पैरामेडिकल, जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। और बेटा ये वाला जो पैरामेडिकल वाला कोर्स है ना, ये सिर्फ एम्स दिल्ली में ही होता है। इसके लिए तो आपको बहुत सारे बहुत सारे एम्स हैं जिसमें एडमिशन मिलता है और आप जाके वहाँ पे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं एम्स में। बट अगर आप कोई एम्स से ही पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो वो सिर्फ एम्स दिल्ली में ही होता है ये कोर्स, ठीक है। तो एम्स पैरामेडिकल में जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, वो एम्स से पैरामेडिकल कर सकते हैं और इसको गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, पैरामेडिकल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉयज़ के लिए ये ऑप्शन बचता है आफ्टर 12, ये बचता नहीं है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो पैरामेडिकल कर सकते हैं। जिसमें से कुछ बहुत अच्छे कोर्स हैं जैसे बीएससी ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर थोड़े टाइम बाद डॉक्टर वाला फील आने लग जाता है, बिकॉज आप डॉक्टर के साथ ही सर्जरी में जाते हो, उनकी हेल्प करते हो एंड आप उस चीज़ का पार्ट होते हो। तो डॉक्टर वाले फील्ड्स अगर आपको लेने हैं तो आप बीएससी ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, आईज से रिलेटेड होता है। जैसे बहुत सारे आई सेंटर्स होते हैं ना, छोटे बड़े हर तरह के आई सेंटर होते हैं, आप वो भी काम कर सकते हैं आगे जाके बीएससी ऑप्टोमेट्री करके, ठीक है। वैसे बीएससी ऑनर्स होता है मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी, आपको तो पता ही आजकल रेडियोग्राफी, एक्सरेज, एमआरआई, जितने भी ऐसे सेंटर्स होते हैं उन सब का बहुत डिमांड है, आप वो भी आगे चल के खोल सकते हैं। डेंटल हाइजीन, बट इसमें बस बेटा 2 ही सीट्स होती हैं, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगी बीएससी डेंटल हाइजीन पे। एक होता है बीएससी डेंटल रूम असिस्टेंट, ठीक है, और एक लैब टेक्नीशियन का काम होता है जिसमें भी आप वो सब मशीन से रिलेटेड सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरामेडिकल अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखाई देते हैं एम्स की वेबसाइट पर, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग ऑनर्स करना चाहते हैं, हम बात करें बेटा मेनली इस कोर्स की, ठीक है, मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कोर्स। हम एम्स से, कहीं और की नहीं, अभी सिर्फ एम्स के बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने छोड़ दिया पोस्ट बेसिक, पैरामेडिकल के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बीच में बात करते रहेंगे, बाकी हम पैरामेडिकल के बारे में फोकस नहीं कर रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं आप में से सबसे ज़्यादा लोगों ने जो फॉर्म भरा होगा, दैट इज एम्स का बीएससी नर्सिंग ऑनर्स। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान से देखिए। अब एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के बारे में बेटा, इसमें सिलेबस, आपने अगर नीट की तैयारी की है तो आपको ये पेपर बहुत आसान लगने वाला है, बिकॉज इसमें सिलेबस कुछ अलग नहीं है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एक 11th की और एक 12th की, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े इसके लिए या न्यू पढ़े। जैसे नीट 2024 में हुआ था बेटा कि न्यू एनसीईआरटी बच्चों ने पढ़ी थी, बट कुछ क्वेश्चंस ओल्ड एनसीईआरटी से भी आए थे, जैसे कि एनिमल टिश्यूज से, ऑल्दो आपने पढ़ा था क्लास में, बट मैं आपको एनसीईआरटी का डिफरेंस बता रही हूँ। तो आप एक काम करो, इस बार के एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के एग्जाम के लिए भी आप दोनों एनसीईआरटी रेफर करो, मतलब आप ओल्ड एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट पढ़ सकते हो। न्यू एनसीईआरटी में जैसे फ्रॉग ऐड हुआ है जो ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो भी पढ़िए, ठीक है। जिसमें आपको 11th और 12th की बायोलॉजी की एक बुक है, केमिस्ट्री की 2 बुक है एंड फिजिक्स की 2 बुक है, वो आपको रेफर करनी है। तो अगर हम मटेरियल की बात करें, अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें कि मैम पढ़ना कहाँ से है, तो बेटा एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर रहने वाला है, नीट से लेवल इसका आसान रहने वाला है। तो आप 11th की बायोलॉजी की 1 बुक, केमिस्ट्री की 2 बुक एंड फिजिक्स की 2 बुक ये रेफर करिए। एंड 12th में सिमिलरली आप बायोलॉजी की 1 बुक, बॉटनी जूलॉजी इसी में होता है, केमिस्ट्री की 2 बुक एंड फिजिक्स की 2 बुक ये रेफर करिए, ठीक है। तो आपको अगर नीट की तैयारी आपने की है तब तो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी ये चीज़ें, और एनसीईआरटी आपको इतनी आती होगी कि आप इसके एग्जाम को कवर कर सकते हैं इजीली। अगर आपने नीट की तैयारी नहीं की, आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके लिए न्यू है, तो बेटा एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा। फिर बच्चे पूछते हैं बेटा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। बच्चों का अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि अब कुछ टाइम में पेपर है और अब तो आपके पास टाइम भी है, नीट की तैयारी आपकी हो चुकी है, आप एक और एग्जाम भी देना चाहते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा पीवाईक्यूज हमेशा हर चीज़ के बेस्ट होते हैं, ठीक है। प्लस आप क्या कर सकते हैं, जैसे एमटीजी की फिंगर टिप्स खरीद सकते हैं, एमटीजी की फिंगर टिप्स, और कौन सी वाली, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आती है। एमटीजी की अलग अलग बुक्स आती हैं बेटा, जैसे कि इसमें पीवाईक्यूज की अलग बुक आती है, एक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आती है, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं
MTG की NCERT फिंगर टिप्स, तो आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड आपके एम्स के BSc नर्सिंग जितना क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए। प्लस जो भी बच्चे B2E लर्निंग में ही पढ़ चुके हैं, आप में से जो भी वो बच्चे हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स रह चुके हैं और वो भी एग्जाम देने वाले, तुम ध्यान से सुन लो कि तुम्हारे पास जितनी मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल की तीनों एक्सरसाइज हर चैप्टर की, उसके अलावा जो तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है उसकी तीनों एक्सरसाइज, और जो भी तुमको यहाँ पे पेपर मिले हैं पूरी साल रेगुलर टेस्ट में, पार्ट टेस्ट में और फाइनल टेस्ट में, वो सारे पेपर रिवाइज कर लो, सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से कर लो, मॉड्यूल्स के एंड क्वेश्चन बैंक के एंड जितने आपको यहाँ पर पेपर्स मिले वो सारा एक बार कवर कर लो, आपका ये वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए ये रहा। तो आपका सिलेबस यही है NCERT बेस्ड, जो आपको 11th और 12th की तैयारी करनी है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट की तैयारी नहीं करी है, कोई कोचिंग ज्वाइन करा था, तो आप MTG की NCERT फिंगर टिप्स ले लीजिए। अब इसमें सब्जेक्ट्स क्या पूछे जाते हैं, वही नीट के जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें आप अगर ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स वैथ्स जैसा कुछ नहीं है। पैरामेडिकल में तो जैसा ऐसा होता है बेटा कि जो PCB वाले स्टूडेंट हैं वो भी पैरामेडिकल में जा सकते हैं और PCB उनके सब्जेक्ट्स होते हैं। पैरामेडिकल में PCM वाले बच्चे भी जा सकते हैं और उनका सब्जेक्ट PCM होता है, पर इसमें बायोलॉजी वाले ही बच्चे जा सकते हैं। BSc नर्सिंग का एग्जाम बायोलॉजी की ही गर्ल्स कर सकती हैं क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है ही। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको तैयार करना है, जिससे आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बचता है जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से भी 10 क्वेश्चन आते हैं बेटा। आप बोलेंगे मैम ये कहाँ से पढ़े, इसका क्या सिलेबस है, तो इसका तो ऐसा कोई जनरल नॉलेज का सिलेबस नहीं होता, तो आप थोड़े बहुत क्वेश्चन ही देख सकते हैं एंड बाकी बेसिक थोड़ा बहुत मैथ वगैरह लगा सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आई वुड से कि आप इसकी तैयारी करिए, इसकी ज़्यादा तैयारी मत करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना सफिशिएंट है जीके के लिए, बाकी उस टाइम पर रन टाइम पर 10 क्वेश्चन आपका जो ऐसा जीके होगा ओवरऑल हमेशा से, उसके बेसिस पे आपको ये 10 क्वेश्चन मिलेंगे, बट आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। 17 to 30 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए एंड बोर्ड्स में आपके परसेंटेज बेटा, अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी में हैं तो कम से कम 55%, 55%, और अगर आप SC या ST कैटेगरी में हैं तो कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये मैं क्यों बता रही हूँ बेटा, क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस साल 12th का पेपर दिया होगा और अभी उनको पता नहीं उनकी कितनी परसेंटेज आने वाली है, तो उन्होंने फॉर्म तो भर दिया होगा, वो पेपर भी देंगे, बट बेटा मान लीजिए पेपर में आपके मार्क्स इतने आ गए कि आप कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, आपको सीट मिल सकती है, बट अगर आपके बोर्ड्स में 55% इन जनरल एंड OBC कैटेगरी एंड 50% इन SC एंड ST कैटेगरी नहीं होगा तो आप वो एग्जाम नहीं दे मतलब आप उस काउंसलिंग को क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपको वो सीट नहीं मिलेगी, आपकी सीट वैसे भी कैंसिल समझेंगे आप फिर। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको एम्स BSc नर्सिंग का एग्जाम की कट ऑफ क्लियर करके काउंसलिंग में जाके सीट तो लॉक करनी ही होगी, प्लस आपके बोर्ड्स में अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए। जो 12th पास है उनको तो पता है, पर जो बच्चे 12th के साथ BSc नर्सिंग एम्स का एग्जाम दे रहे हैं वो इस बात को ध्यान से सुन लें। इतना अगर आपका परसेंटेज नहीं है बेटा तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं करेंगे, आपका एडमिशन बाद में रुक जाएगा। ठीक है, बात करते हैं लैंग्वेज। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे बेटा हम हिंदी मीडियम के हैं तो हमारे लिए क्या अलग पेपर आएगा, हमको क्या अलग मीडियम में पढ़ाया जाएगा। बेटा अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो आप ये पेपर दे सकते हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है, बाईलिंगुअल पेपर मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आपको मिलेगा, तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद में जब आप कॉलेज में चले जाएंगे तो आपको जो भी कोर्स है वो तो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा जैसा मेडिकल कॉलेजेस में भी होता है, बट अभी एंट्रेंस एग्जाम जो आप BSc नर्सिंग का दे रहे हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, तो आपको मीडियम की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोर्स की ड्यूरेशन BSc नर्सिंग की होती है 4 साल की, और जो पैरामेडिकल होती है उसकी 3 से 4 साल वेरी करती है अलग अलग कोर्स में, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोर्सेज है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स समझना। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल फिजिक्स कितने मार्क्स की होगी, 30 मार्क्स की होगी। एक क्वेश्चन 1 मार्क, सिंपल है। ठीक है, सिमिलरली केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो केमिस्ट्री में आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। बायोलॉजी में भी 30 क्वेश्चन हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो बायोलॉजी भी 30 मार्क्स की आने वाली है। एंड जीके यानी कि जनरल नॉलेज जो है वो 10 क्वेश्चन आएगा, टोटल 10 मार्क्स का होगा।
ठीक है। तो जनरल नॉलेज 10 मार्क्स, टोटल हो गए बेटा आपके 100 मार्क्स, टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के लिए आपको पेपर मिलेगा और उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलेगा बेटा 2 घंटे का टाइम। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 घंटे में 60 मिनट, यानी आपके पास 120 मिनट है। तो आप ऐसा लगा लो कि आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तो है, ठीक है। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 100 मिनट, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा है। जो क्वेश्चन आपको लेंदी लगे या दोबारा चेक करना हो या थोड़ा कंप्यूटर में आपने रिव्यू के लिए डाला हुआ हो तो आप उस पर अपने वो 20 मिनट लगा सकते हैं। टारगेट आप लेके चल सकते हैं कि मैं 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो आपके पास 20 मिनट बफर में होंगे जो छूटे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपका 2 घंटे का पेपर होता है, टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 30 और जीके के 10 क्वेश्चन। बेटा एग्जाम का मोड सीबीटी है, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा टेस्ट, ऑनलाइन। अब बोलेंगे घर पे बैठ के होगा क्या, जैसे घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ लेते हैं वैसे होगा क्या टेस्ट? नहीं नहीं, आपको एडमिट कार्ड पे सेंटर लिखा हुआ होगा बेटा। आपका जब एडमिट कार्ड रिलीज होके आएगा, अभी तो टाइम है, एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें ऑनलाइन मोड में ही पेपर है पर ऑनलाइन सेंटर लिख के आएगा। सिटी क्या है, उसमें लोकेशन क्या है, वहां पे पूरा बकायदा सेंटर होगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, उस पर बैठ के आपको क्लिक करके अपना आंसर सेव करना होगा, ठीक है। तो सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, और क्वेश्चन का टाइप ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने को नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव। जिन भी बच्चों को नहीं पता है बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ हो, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं ऐसे, तो आपको कोई एक टिक करना होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। तो अब टिक ना करके आपको कंप्यूटर पे क्लिक करके सेव करना होगा क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास, ठीक है। एंड उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर का जो सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे लिख के आएगा उसके वहां पर आपको जाना होगा। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। मार्किंग स्कीम कैसे होती है, हर सही आंसर के लिए बेटा आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स मिलेगा। बट आपने गलत कर दिया कोई, या तो टिक मत करो, सही टिक करो तो सही है, 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने गलत टिक कर दिया तो बेटा जो सही किया है उसमें से माइनस मार्किंग हो जाएगी 1/3, 1/3 मार्क्स की, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन अगर गलत टिक कर दिया, गलत सेव कर दिया तो 1 सही क्वेश्चन चला जाएगा, समझ गए, ठीक है। अनअटेम्प्टेड, अगर सॉल्व ही नहीं किया, टिक ही नहीं किया, क्लिक ही नहीं किया, सेव ही नहीं किया तो फिर 0 मार्क्स मिलेंगे। और बेटा कई बार हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या करते हैं कि हम रिव्यू लेटर कर देते हैं कि अभी इस क्वेश्चन को वापस से आके मैं देखूंगा, तो अभी 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने वापस से जाके उसको देख के अपना फाइनल आंसर सेव नहीं किया तो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्वेश्चन सही किया तो 1 मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन आपने गलत मार्क किया और सेव कर दिया तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सॉल्व ही नहीं किया, कुछ सेव ही नहीं किया, सॉल्व ही नहीं किया तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कई बार हम सॉल्व करके लगा देते हैं रिव्यू लेटर कि हम बाद में आके इस क्वेश्चन को देखेंगे और आप गए ही नहीं बाद में देखने के लिए, तो उस पर भी आपको 0 मार्क्स, क्योंकि कंप्यूटर को लगेगा ये अभी वापस आएगा क्वेश्चन को देखने के लिए पर आया ही नहीं, तो वो 0 मार्क्स दे देगा, वो समझेगा कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा कि कौन सी वेबसाइट पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एम्स से रिलेटेड फॉलो करनी है, www.aimsexams.ac.in, जिस पर जाकर ही आपने एकेडमिक कोर्सेज के अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा और फिर ये भी देखा होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है रिजेक्ट, जिसका एक नोटिस था जिसमें आपके काम का क्या था, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, ये रहा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, ठीक है, या जो भी बच्चे पोस्ट बेसिक दे रहे हैं या पैरामेडिकल कोर्सेज दे रहे हैं 2024, ये आप 8 तारीख के बाद से, 8 तारीख तो हो चुकी है, आप 8 तारीख के बाद से इसका क्या कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपने अभी तक नहीं चेक किया तो अब चेक कर लो स्टेटस एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। वैसे तो एक्सेप्टेड ही होना चाहिए, छोटी मोटी बहुत माइनर कोई मिस्टेक हो गई होगी तो रिजेक्ट नहीं हुआ होगा, बट मान लीजिए कोई मेजर मिस्टेक हो गई है और रिजेक्ट हो गया आपका फॉर्म, तो आप 13 तारीख तक उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रेगुलराइजेशन ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन। तो 13 तारीख तक आपके पास टाइम था इसको करेक्ट करने का, ठीक है। तो 8 से 13 तक आपको विंडो मिली थी करेक्शन की। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें और कुछ काम का इंपॉर्टेंट नोटिस में नहीं था आपके लिए जो बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज देख रहे हैं।
बात करते हैं कि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिल रही है या न्यूज़ मिल रही है कि नोटिफिकेशन एक आई है जिसमें एग्जाम डेट में कुछ बदलाव हुआ है। बेटा देखिए, अभी तक आपको बोला गया था कि 8 जून को पेपर होगा। अब बोला गया है, रिवाइज शेड्यूल क्या है कि 8 और 9 यानी सैटरडे और संडे दोनों दिन पेपर होगा। ठीक है, 50% बच्चे 8 तारीख को, 50% बच्चे 9 तारीख को पेपर देंगे। तो आपको अब कैसे पता चलेगा? एडमिट कार्ड पे, एडमिट कार्ड पे लिख के आएगा आपका पेपर 8 को है या 9 को है, सेंटर क्या है, वहां पे उस कंप्यूटर सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। और जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं पैरामेडिकल का या पोस्ट बेसिक का, ठीक है, उनका अब पेपर पहले तो होने वाला था 22 जून को, ठीक है, पर अब होगा बेटा 6 जुलाई को, 6 जुलाई को होगा उनका पेपर। ठीक है, अब उनका पेपर होगा 6 जुलाई को, जो पैरामेडिकल या बीएससी पोस्ट बेसिक दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा फॉर्म्स भरे जाते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के, इसलिए कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली सिर्फ गर्ल्स हैं पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो इसीलिए उनका पेपर 2 दिन में तोड़ दिया गया, 8 और 9 तारीख को। ये है आपका नोटिफिकेशन जो रिसेंटली आया है। ठीक है, तो अब आपकी एग्ज़ाम की डेट है 8 और 9 तारीख बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के लिए। ठीक है बेटा, थोड़ी सी बात करते हैं कि बच्चों का डाउट रहता है कि मैम कैसा कोर्स है ये। एम्स से बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम तो भर दिया है, पर उसको एग्ज़ाम को देने भी जाएं या नहीं जाएं? बिल्कुल जाओ बेटा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये भी। अगर आप अपना करियर सेट करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपने अगर 1 साल या 2 साल या 3 साल ड्रॉप कर लिया है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं नीट के एग्जाम के लिए और 1 साल नहीं लगाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर नाउ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ करियर में, तो अगर आपने ये फॉर्म भरा है ज़रूर एग्जाम दीजिए। फिर कई बच्चे ये पूछते हैं कि एम्स से अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो हमें कितनी फीस देनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे टेंशन लेते हैं कि क्या हम अफोर्ड भी कर पाएंगे या नहीं। बेटा बहुत सस्ती होती है यहाँ की पढ़ाई, आपको खुद अभी देख के लगेगा कि अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो यहाँ से कोर्स करने में आपको कितनी आसानी रहेगी, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। जैसे बेटा एक बार की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है सिर्फ 25 रुपये, मात्र 25 रुपये एक बार की रजिस्ट्रेशन फी होती है जो आपको एक बार देनी होती है। फिर आपको 4 साल के लिए जो ट्यूशन फी देनी है दैट इज जस्ट 600, सिर्फ 600 रुपये पूरे साल के आपको पढ़ाई के देने हैं। उसके बाद एक पॉट मनी जमा होता है बेटा, वो आपको देना होता है 960 रुपये। और अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हैं, ये तो हो गया तो सब बच्चों को देना है पढ़ने के लिए कॉलेज में, 25 रुपये रजिस्ट्रेशन, 600 रुपये ट्यूशन फी एंड 960 रुपये पॉट मनी देना होता है। अगर उसके साथ आप हॉस्टल ले रही हैं, गर्ल्स जो बीएससी नर्सिंग करने वाली है वो हॉस्टल ले रही हैं बेटा, तो उनको 480 रुपये और देने होते हैं हॉस्टल के, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ 100 रुपये आपके कॉशन मनी लगते हैं, वो जमा होते हैं। ये हो गया। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए हॉस्टल का मेस यूज करना कंपलसरी है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको हॉस्टल में ही खाना खाना पड़ेगा, मतलब उसमें एटलीस्ट चार्जेस देने पड़ेंगे, खाएं आप या ना खाएं, बट वो फीस जो होती है वो एट अराउंड 700 पर मंथ होती है। तो जो खर्चा मेजरली आता है वो बस इसका ही आता है। जो बच्चे बहुत गरीब भी हो उनके लिए बस यही एक खर्चा एक्स्ट्रा होता है जो थोड़ा पूरे साल का उनको पड़ जाता है। बाकी ये वन टाइम आपको 25 रुपये, 600 रुपये, 960 रुपये, 480 रुपये पूरा हॉस्टल का फीस देना है, बाकी 100 रुपये कॉशन मनी जमा करना है। फिर हर महीने 700 बेटा, ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है, मेस टू मेस, कॉलेज टू कॉलेज, 700 भी हो सकता है, कहीं 1000 भी हो सकता है। तो ठीक है, तो ये मेस के जो चार्जेस होते हैं ये हर मंथ आपको देने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बेनिफिट और है, एक बोनस और है। अगर आप एम्स दिल्ली से कोर्स कर रहे हैं, जैसे पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, या आपने बीएससी नर्सिंग एम्स दिल्ली से कर रहे हैं, तो बेटा आपको 500 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप भी मिलती है। आपको वापस आ जाते हैं 500 रुपये तो स्कॉलरशिप के फॉर्म में। ठीक है, फीस हाई थोड़ी किसकी है, इसके कंपैरिजन में काफ़ी हाई लगेगी आपको। अगर आप एम्स ऋषिकेश से कोर्स कर रहे हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल एम्स ऋषिकेश से करें तो उसकी फीस ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर आप एम्स ऋषिकेश से रेडियोथेरेपी वाला कोर्स कर रहे हैं, 3 साल का बीएससी कर रहे हैं, तो इसकी फीस होती है 50,000 रुपये पर ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर में 50,000, फिर सेकेंड ईयर में 50,000, फिर थर्ड ईयर में 50,000। ठीक है, ये तो मैं आपको कॉलेज की फीस बता रही हूँ। वहाँ पे आप जाओगे तो सीट के अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो हॉस्टल का आपको बताएंगे। एंड जो इसके अलावा रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के अलावा जो कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन के टाइम पर 13,000 रुपये देने होते हैं अलग से। एंड उसके बाद 32,700 रुपीज़, लगभग 33,000 रुपीज़ आपको पर ईयर देने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में 32,700, फिर सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में। दिस इज ओनली फॉर एम्स ऋषिकेश। अगर आप एम्स ऋषिकेश से बीएससी नर्सिंग
या फिर कोई पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये वाली फीस पे करनी होती है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि पैरामेडिकल कोर्स तो सिर्फ एम्स दिल्ली में होते हैं, बट वो अब ऋषिकेश में भी होते हैं, तो एम्स ऋषिकेश की फीस ये है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटा कि आपको इन 100 नंबर में से मार्क्स कितने चाहिए। आपको जो 100 मार्क्स का आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर होगा, बीएससी नर्सिंग की बात करें, एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, ठीक है, उसमें आपको 100 नंबर से कितने मार्क्स, ये अंदाज दे रही हूँ आपको इस चीज़ का, ताकि आपको पता हो कि आपका पेपर में कितना लेवल होना चाहिए या कितने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, अगर आप जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो कम से कम 50 नंबर होंगे तब आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ होगी। क्वालिफाइंग कट ऑफ का ये मतलब होता है कि अब आप काउंसलिंग प्रोसेस में बैठ सकते हो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जा सकते हो। कम से कम उसके लिए 50 नंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो उसमें भी कम से कम आपके 75 नंबर होने चाहिए, तब जाके अभी तक का ट्रेंड कहता है कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स होंगे तब लास्ट राउंड तक जाके तो एम्स में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल ही जाएगा। तो इसीलिए कम से कम 80 प्लस मार्क्स लेके आइए 100 में से, ताकि आप सेफ रहे जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं, ठीक है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस या ओबीसी दोनों की कट ऑफ लगभग सेम जाती है, इसलिए साथ में लिखा हुआ है बेटा। इसके लिए कम से कम 45 तो इसकी क्वालिफाइंग कट ऑफ होती है, कम से कम 45 मार्क्स होने चाहिए तब आप इसकी काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। कम से कम 70 मार्क्स होने चाहिए तब शायद आपको एम्स में एडमिशन मिल जाएगा। इसीलिए आपका सेफ स्कोर लगभग 80 रखिए कि 80 प्लस मेरे मार्क्स होंगे 100 में से, तो फिर मेरे को एम्स में ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन बीएससी नर्सिंग में मिल जाएगा। बेटा देखो, हर साल क्या ये कट ऑफ थोड़ी 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसीलिए ±5 आप समझते चलिएगा। एंड सेफ स्कोर इसीलिए हम रखते हैं ताकि 10-5 नंबर ऊपर नीचे भी हो तो हम सेफ रहें, ठीक है। सिमिलरली एससी के लिए लगभग 40 और एसटी के लिए भी लगभग 40 मार्क्स तो मिनिमम है, तब आप काउंसलिंग अटेंड कर पाएंगे। एससी के लिए 65 और एसटी के लिए 50 कट ऑफ है, जहां तक लास्ट आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। एंड इसीलिए आप 70 प्लस और 60 प्लस मार्क्स रखिए, ठीक है, ताकि आप सेफ रहें और आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। इसमें 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। सिमिलरली पैरामेडिकल के लिए जो लास्ट मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, एग्जाम में आने चाहिए 100 में से कम 70 मार्क्स, कम से कम 65, एससी के लिए कम से कम 60 और एसटी के लिए कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। तो आप इस मार्क्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए कि मुझे तो ये सेफ स्कोर लेके आना है, तो आपने इस हिसाब से पेपर दिया, फिर देखिएगा आपके मार्क्स कितने आए, तो उसमें आप मिनिमम मार्क्स में हैं या नहीं, क्वालिफाइंग कट ऑफ आपकी आई है या नहीं, उस हिसाब से उस टाइम पर काउंसलिंग का जब कट ऑफ आएगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरी करते हैं कि क्या फ़ायदा होगा बीएससी नर्सिंग करके, क्या हम सिर्फ नर्स बन के रह जाएंगे, करें या ना करें, इसमें पैसा इनकम अच्छी है या नहीं है। तो बेटा अच्छा है कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी गर्ल्स बीएससी नर्सिंग एम्स से करने के लिए ऑप्ट कर रही हैं, सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है, फर्स्ट एडवांटेज, कि जो आपका कॉलेज होता है वो हॉस्पिटल के पास ही होता है, वहीं आपका हॉस्टल है, वहीं आपका कॉलेज है, वहीं हॉस्पिटल है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको कॉलेज ख़त्म होने के बाद जनरली उसी हॉस्पिटल में नौकरी भी मिल जाती है। आप उसी हॉस्पिटल में, जो एम्स में आप कॉलेज कर रहे होंगे, उसी एम्स हॉस्पिटल में आपको जनरली एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब तो पक्की हो गई एक तरह से, अगर आप इसमें जाते हैं इस फील्ड में, तो गवर्नमेंट जॉब जिसकी बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए रेडी है, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। प्लस बेटा 3 से 4 साल बाद आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन जाएंगे। नर्स की तरह से आप जब अपना काम कर रहे होंगे, 3-4 साल तक सर्विस दे चुके होंगे, तो आप एडमिन स्टाफ में चले जाते हैं। नर्सिंग ऑफिसर लगभग बेटा हर मंथ 70,000 से 1 लाख पर मंथ कमाता है, तो अच्छी डिसेंट सैलरी होती है इसमें, इसलिए आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं, इस फील्ड में ज़रूर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द एम्स 2024 पार, यानी एम्स 2024 बीएससी नर्सिंग ऑनर्स स्पेशली फॉर गर्ल्स, and a little bit information of BSc Paramedical which is for both for girls and boys. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। स्टिल आपकी कोई क्वेरीज हैं एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।